अच्छा, पिछली क्लास में हमने जो है फैक्ट्री ओवरहेड को इंट्रोड्यूस किया था। जब तक वीआईपी आ रहे हैं हम थोड़ा सा रन थ्रू कर लें। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि फैक्ट्री ओवरहेड रेट बला क्या है। तो फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो है इसको फॉर्मूले की हद तक आपको नहीं समझना और नहीं उसको अप्लाई करना। फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो है द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ओवरहेड ऑन द कंप्लीटेड जॉब्स। जब भी जरूरत होगी तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रेट है क्या? रेशो। अब रेशो टू बेसिस, अगर आपकी इंडस्ट्री जो है वो लेबर इंसेंटिव है तो उसका मतलब है कि आपके ओवरहेड पर के बेसिस पे हो रहे होंगे। तो हमने उसके बाद वहां पे दो चॉइस यूज कर ली। एक क्या क्या? लेबर आवर रेट और लेबर कॉस्ट परसेंट। तो लेबर रेट, फैक्ट्री ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर। हम कहते हैं कि जितने घंटे लगेंगे उतने ओवरहेड ज्यादा होंगे। तो जिस जॉब के ऊपर 100 घंटे लगेंगे उसी रेशो से ओवरहेड लगेंगे। जिस जॉब के ऊपर 600 घंटे लगेंगे उसी रेशो से आपके ओवरहेड होने चाहिए। तो बेसिकली फैक्ट्री ओवरहेड जो है हमने कहा कि रेट है, रेशो। अब वो रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत थी। कौन कौन सी दो चीजों की जरूरत थी? एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड और बेसिस ऑफ ओवरहेड। अब ये दो चीजें जो है, तो हमने कहा कि बेसिस हमारे पास कितने हैं? 5। तो 5 में से कोई एक बेस यूज कर लेंगे। और एस्टिमेटेड ओवरहेड जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है? तो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड के चैप्टर में नॉर्मली आपको फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट दी हुई होगी, ठीक है ना? तो आपको सिर्फ लिस्ट डाउन करना होगा। और लेकिन आपको यहां पे ये समझ के जाना होगा कि इसकी एस्टिमेशन कैसे होगी, क्योंकि अगले सारे चैप्टर्स के अंदर, और अगर इस में भी, अब एग्जामिनर क्या हो गया, मैंने आपको बताया कि 10 साल के बाद अब उसने अपना किबला चेंज किया, ठीक है ना? वो डिपार्टमेंटल 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 के बाद अब जो है थोड़ा सा की तरफ वो आया है। तो और वो करना तो इन एनी केस जरूरी था, ठीक है? तो हम दोनों को वैसे भी करेंगे और आज हम बेसिकली रेट ही कर रहे हैं। तो एस्टिमेशंस जो है ना, आज मैं आपको बताता हूँ। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब मैं आखिरी महीने में होऊंगा तो मैं आपको इसी क्वेश्चन का रेफरेंस दूंगा। देखो हमने इस सवाल में ये चीज की थी, इस सवाल में ये चीज की थी। तो इतना जबरदस्त किस्म का बेसिक है ये, कि अगर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो फिर आपको इंशाल्लाह आपकी जर्नी जो है, तो मुझे फुल पार्टिसिपेशन और अटेंशन चाहिए इस सवाल के लिए, ठीक है ना? फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह आपकी जर्नी जो है टुवर्ड्स कॉस्टिंग वो बहुत ही जबरदस्त हो जानी चाहिए। ये जो हैंड रिटन क्वेश्चन है हम वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। अच्छा, इतनी अच्छी राइटिंग मेरी है ना? तो अब आपको ताजुब हो रहा होगा कि सर ये क्या, ठीक है ना, ये राइटिंग कैसे चेंज हो गई? तो इतनी अच्छी राइटिंग मेरी नहीं हो सकती। तो ये किसी स्टूडेंट, जब मैं लिख रहा था बोर्ड पे तो उसकी लिखी मैंने इसकी, बस।
जबकि मैं अपने खानदान में जो ना बेस्ट राइटिंग के हवाले से मशहूर। इसका मतलब है अंधों में काना राजा तो नहीं। मैं असल में जॉइनिंग राइटिंग बड़ी अच्छी करता हूँ, ठीक है ना। जब वो लिखता हूँ ना तो वो जो है मैंने स्टार्टेड माय करियर क्योंकि मुझे पता था कि यार राइटिंग ही असल देनी है। सुनो, आप लोग की राइटिंग का स्टाइल जो ना नॉर्मल ये है, तो आपको ये पसंद आ जाती है। जब मैं वो लिखता हूँ तो वो आपके अक्सर जो है तो मैं असल में एक एक काम कर रहा होता हूँ तो एट अ टाइम एक नहीं करता था। मेरा होता है कि एक चीज से एटलीस्ट दो तो फायदे जरूर हो। तो मैं 4 लाइनर बुक के ऊपर कॉपी के ऊपर लिखता था, राइटिंग की प्रैक्टिस करता था व्हेन आई वाज स्टूडेंट। तो मैं वहां पे सेइंग्स लिखता था। तो सेइंग्स जो है जो आपकी लाइफ का पार्ट जो है वो बन जाती है बहुत दफा। तो मैं बहुत सारी सेइंग्स लिखता था ना, तो बहुत सारी ऐसी सेइंग्स हैं जो मेरी लाइफ का जो है वो इस वक्त पार्ट बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी मैं बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है तो मैं अक्सर जो है ना अपने दिमाग में सो मच टू डू सो लिटिल डन, तो ये मैं अक्सर लिखा करता था। तो ये नेपोलियन हिल ने जो है वो लिखा था कि सो मच टू डू सो लिटिल डन। तो ठीक है, आप करें। प्लानिंग के ऊपर मैं अक्सर आपको कुछ सेइंग बताता हूँ, ठीक है ना। तो वेल प्लान इज हाफ डन। तो बहुत सारी चीजों को जो है ना, तो मैं इसी तरीके से इसको क्या करता था, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें भी आपकी हो गई और साथ साथ आपकी राइटिंग भी। तो मैंने देखा, मैंने कहा कहीं कोई डी ट्रैक ना हो जाए कि सर ये कब की बात है, तो कब की बात है ही नहीं है। अच्छा, एक नाम मैं नहीं बताऊंगा अभी फिलहाल। एक गुड न्यूज है, बल्कि बिग न्यूज है अबाउट टैक्सेशन। वो ये है कि फाइनली आई हैव अरेंज द टॉप नॉच फैकल्टी ऑफ पाकिस्तान, नॉट ओनली कराची। तो नहीं, उन सबसे अच्छे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है ना। नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो 11 बजे में नाम जाए या मेरी क्लास के बाद जो वो अनाउंस करूंगा। यहाँ नहीं करूंगा, नहीं नहीं, वो लिखा हुआ होगा, लिखा हुआ होगा। और वो गारंटीड जो है वो सर्टिफाइड बेस्ट टीचर जो है, ही इज हियर। नहीं नहीं नहीं, सर अबील नहीं है। सर अबील इज अ गुड टीचर, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है ना। और हमारे यहाँ से कोई नहीं। तो यस्टरडे आई मेट हिम। असल में यही तो क्यूरियोसिटी है ना। हाँ, नहीं वो तो ऑनलाइन ही होगा, फिजिकल क्लास होगी। और उनकी डिमांड ये थी, उनकी डिमांड ये थी, असल में वो मेरी तरह जो है क्रेजी टीचर है। वो कहते हैं कि सर मैं जब तक आई कांटेक्ट ना कर लूं मैं पढ़ा नहीं सकता। तो आई कांटेक्ट करना मेरा जरूरी है। तो हमने कहा था हमारे यहाँ हाइब्रिड क्लास होती है, तो उन्होंने कहा मैं हाइब्रिड क्लास नहीं दूंगा। तो फिर जो है मैंने कहा ये फोन पे डिस्कस नहीं होगा, वी आर मीटिंग। तो कल मैं उनके साथ मिला एंड फाइनली जब मैंने उनको रैशनल बताया कि हाइब्रिड से हमारा मतलब क्या है, तो ही एग्री। तो किसी चीज की रैशनल हो ना तो बंदे को बात समझ में आ जाती है, अगर बंदा रैशनल हो तो ही एग्री टू दैट। तो इंशाल्लाह मंडे से इनकी पहली क्लास इंशाल्लाह ने चाहा तो लग जाएगी। तो एरिया which I am giving him is जितनी भी हमारे हेड ऑफ इनकम है सारे वो एक ही बंदा कराएगा। नंबर 1, टॉप टू बॉटम प्रैक्टिकल से लेके थ्योरी का सारे हेड्स वो एक ही बंदा करा देगा। और टॉप ऑफ दी लाइन है, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं। इसी तरीके से फर्म का जो वो है कंप्यूटेशन और फर्म का जो एरिया है वो भी वही कराते हैं। ये दो एरिया जो मेन जो हमारे यहाँ पे अक्सर आपको जो डेफिशिएंसी नजर आती थी, ठीक है ना, दैट हेल टू। अब कुछ स्टूडेंट को ये होता है कि सर हम, ठीक है ना, तो देखो कहीं ना आप लोगों के फीडबैक के बेसिस पे ही जो है वी हैव बीन ट्राइंग। तो अच्छा, व्हाई
आई हैव डिसाइडेड दिस, क्योंकि मेरा इरादा ये था कि मैं इस दफा जो है ये सारा एरिया एक बंदे को, अनस को दे दूंगा, अनस डाडानी को। दैट वाज माय विश। अनस डाडानी जो है, ही इज नाउ ओवर ऑक्यूपाइड विथ हिज बिजनेस। देखिए, हमारे यहाँ इससे भी अच्छे टीचर थे अनस दादानी से, नोमान। नोमान जो है, ही यूज्ड टू बी अ वेरी गुड टीचर, लेकिन जब वो अपने ऑफिस में इतने बिजी हो गए तो उनकी ये जो टीचिंग थी वो लीस्ट प्रायोरिटी पे आ गई। सेम इज द केस विद अनस, जो मैंने अभी देखा। मैंने कहा मैं फिर दोबारा नोमान वाले स्टाइल पे नहीं जाना चाह रहा कि एट द एंड ऑफ द डे बच्चा नाराज हो, क्लास लगी हुई वो आ नहीं रहे। तो फिर मैंने जो है वो ये सोचा कि एक दफा तो हम भुगत चुके हैं, अब दोबारा जो है, क्योंकि जब आपकी प्रायोरिटी हो तो आप ठीक है, अगर जब प्रायोरिटी खत्म हो जाती है ना, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है क्लास में, बच्चों ने आके यहाँ पे कोट किया हुआ है और मुझे भी उन्होंने कहा था, जैसे साजिद है। अब साजिद की प्रायोरिटी शायद टीचिंग नहीं थी ऑडिट के अंदर, उसने खुद ने क्लास में कहा कि यार अब मैं जो है वो 2 साल के बाद नहीं पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने अपनी हरकतें, लेकिन जब आपका माइंड में आ जाता है ना कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो इवन ही इज द ओनर, ही इज द प्रिंसिपल। अब उन्होंने उसका जो टांगे तोड़ना शुरू कर दी लास्ट सेशन में, क्लासेस नहीं हो पा रही। अच्छा ये जो है ना, मैं आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड दे दूंगा, आपको यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा। यार इस तरीके से जो है ना, जब आपका माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाता है तो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर लाजमी इफेक्ट आ ही जाता है। तो मैं पिछले 4-5 रोज से जो है ना, आई वाज लुकिंग एट वेरियस ऑल्टरनेटिव्स कि हम, तो मेरी प्लानिंग के हिसाब से अनस जो है शुड हैव बीन टेकन, ये हम प्लान कर लेते हैं। मैंने अजीम साहब से कहा था कि यार अब मैं जो है ना इसको ऑर्गेनाइज कर देता हूँ सिलेबस को, एंड देन इसका, क्योंकि टीचर्स के अंदर कोई कमी नहीं है। अगर आप देखें तो अनस अगर पूरा एरिया टॉप टू बॉटम खुद करा दे प्रैक्टिकल का, अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अश्योरेंस भी नहीं, गारंटी दे रहा हूँ कि अनस से अगर 3 गुना ज्यादा अच्छा टीचर हो तो यू कैन इमेजिन कि वो लेवल क्या होगा। ठीक है ना, इंशाल्लाह। अभी तो बस अब हम कॉस्टिंग पढ़ लेते, ठीक है ना। तो ये तो चले, ड्रीम कॉर्पोरेशन, अब सोचते रहे, ड्रीम कॉर्पोरेशन हैज प्रोवाइडेड यू द, मैंने अभी एक पोस्ट भी बनाई है और पोस्ट भी लगा दी अपने फेसबुक पे, सोचते रहो। क्लास के बाद अनाउंस करूंगा। तो सर ये क्वेश्चन ग्रुप पे भी शेयर कर दें। अच्छा ठीक, पता नहीं मुझे इसने ऐड किया है कि नहीं किया। हाँ शायद मैंने ऐड कर दिया उसने, कैफ 357, ठीक है। नहीं वही पढ़ाएंगे। देखिए आपको मैं ईमानदारी से बताऊं कि हमारे यहाँ पे उसकी वर्थ या वैल्यू आपको नहीं पता। शामिर जो है ना, इस वक्त जो गवर्नमेंट लेवल पे जो बोर्ड्स हैं बहुत सारे, उसके वो मेंबर हैं। तो टैक्स के ऊपर जो ग्रेप और ये है, वो मतलब ही इज एन अथॉरिटी। इसी तरीके से जो सर अजीम है, वो टैक्स, आप समझे कि एक होता है ना कि किसी की रगों के अंदर टैक्स घुसा हुआ होता है। तो अब जो जिस चीज को वो ज्यादा एंजॉय करते हैं ना, अब मैं सिर्फ उनको वहीं पे लेके रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। बाकी जो लीड कर रहे होंगे, वो जो प्रैक्टिकल है वो लीड कर रहे होंगे, तो फिर इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती किसी के पास। और कोर्स जो है ना, वो 3 टीचर के होने से फायदा पता क्या होता है, कोर्स कॉम्प्रिहेंसिवली हर एरिया होता है। अगर एक बंदा कर रहा होता है ना, एंड में जाके कहीं ना कहीं जो है वो हैंगअप जरूर हो जाता है। ये मुझसे आप लिखवा लें, चाहे कितना भी अच्छा टीचर हो, एंड में जाके जो है उसको रशअप जरूर करना पड़ता है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह जो है वो, मतलब अल्लाह ने चाहा तो यू विल बी हैप्पी। एक और पॉजिटिव चीज ओवरऑल ये हो गई है कि सर तनवीर जो है वो पाकिस्तान में वापस आ गए, ठीक है ना। तो विल बी टेकिंग ऑल क्लासेस फिजिकली। असल में जो तनवीर की क्लासेस जो है फिजिकली, जब आप देखोगे ना, तो मतलब ही इज एन अमेजिंग टीचर।
ठीक है ना, अमेजिंग टीचर। तो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सर तलाल एंड सर तनवीर फॉर बिजनेस लॉ, तो आप सोचें कि वो किस लेवल पे जो है वो हो जाएगा। इसी तरीके से सर हुनैन एंड सर तनवीर एंड सर तलाल का थोड़ा सा एरिया फॉर बिजनेस लॉ, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह, तो जैसे सर माजिद की एक स्पेशलिटी है कि बहुत सारी मुश्किल चीजों को, तो इसी तरीके से सर हुनैन की भी जो स्पेशलिटी है कि लॉ को, कंपनी लॉ को एज इजी एज अलिफ बे पे, ठीक है ना। अच्छा, जीम कर दिया, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अलिफ बे जीम, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, तो एनी मैं कह रहा हूं कि ये जो कॉम्बिनेशंस अब जो हो गई है, तो उस पे इंशाल्लाह जो है आपको मतलब, अब सिर्फ छोटी सी बात ये है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इफ यू ट्रस्ट देन योर रिजल्ट विल इंप्रूव। इफ यू हैव अ डाउट, मैंने पिछली क्लास में क्या कहा था, कॉस्टिंग को या कोई चेक ना करें, ट्रस्ट करें और क्लास लें, और या ना करें तो छोड़ दें। बिलीव मी और नॉट, ट्रस्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और लॉन्ग जर्नी, ये लंबे टाइम तक जो है ना वो ये चीजें ना करें। एनी अच्छा देखें, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन फैक्ट्री ओवरहेड रेट फॉर 2014, डिटरमाइन फैक्ट्री ओवरहेड रेट फॉर 2014 बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड मशीन आवर बेसिस। अच्छा, मशीन आवर्स मैंने नहीं दिए, तो यहाँ पे मशीन आवर बेसिस जो है इसके ब्रैकेट में आप लिख लें 100,000 आवर्स, जहां मशीन आवर्स आखिरी में लिखा हुआ है ना, वहां ब्रैकेट में लिख लें 1 लाख करते हैं, 100,000 आवर्स, 100,000 आवर्स। तो मशीन आवर 1 लाख घंटे हैं। नाउ क्या क्या चीजें चाहिए आपको, एस्टिमेटेड ओवरहेड। तो आपको ये जो डेटा दिया हुआ है, ड्रीम कॉर्पोरेशन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर 2014। सबसे पहले कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग, तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि प्रीवियस ईयर डेटा, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इज टू बी कंसीडर्ड। तो हमने कहा प्रीवियस ईयर डेटा दे दिया मैंने, ठीक है ना। तो अब हम इस साल का अमाउंट निकालना चाहते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स डेटा। तो अब मुझे फुल पार्टिसिपेशन चाहिए, बहुत ही जबरदस्त। मैं आपको बता नहीं सकता कि इस सवाल की इंपॉर्टेंस जो है वो कितनी है। तो कंप्यूटेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, फिलहाल कंप्यूटेशन ऑफ एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर 2014। ये सबसे पहले, हाँ नहीं, अब सबसे पहला आइटम कौन सा, इनडायरेक्ट मटेरियल। ये मैं आपसे भंड सुनना चाह रहा था। एग्जामिनर ये करता है हरकत, ये इन्होंने रास वाश करना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने इनकी तरफ तवज्जो ही नहीं दिया ताकि आप गलती करें। तो आप लोगों ने गलती की। असल में ये क्या मैंने ये लिखा हुआ है कि फॉलोइंग इज द फैक्ट्री ओवरहेड, कहाँ लिखा है, मैंने कहा कि कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग। तो क्या फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर डायरेक्ट मटेरियल आता है, निकाल के आ रहे हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल ले लूं। बात समझ में आई। एग्जामिनर के मैंने पिछले अटेम्प्ट में एक नई टर्म निकाली कि एग्जामिनर के 2 दिल हैं, ठीक है ना। एक जिससे वो सांस वास करता है, जो भी काम करना है, बाकी जो ना तफरी करता है दूसरे से। तो ये क्या करता है, यहाँ पे दूसरा दिल यूज करता है, क्या करता है, इररिलेवेंट डेटा दे देगा। आप तो क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमान टक 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 टक, चाहे फैक्ट्री ओवरहेड है या नहीं है। तो मैंने भी वही हरकत की। तो बात समझने की कोशिश करें। मैं आपसे कहा ना कि बड़ा जबरदस्त सवाल है ये, उसके अंदर कोशिश की है कि आसान तरीके से आपको काफी सारी चीजें जो है यहाँ, तो इररिलेवेंट डेटा को शामिल नहीं करना। आप जब फैक्ट्री ओवरहेड की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड ही होना चाहिए।
तो डायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, तो इन्होंने बार बार चिल्ला चिल्ला के कहा, लेकिन आप लोगों ने लिफ्ट नहीं कराई। तो वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। अब इससे ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट पता है क्या? फिर हमने क्या देखा था? कॉस्ट बिहेवियर। और मैंने कहा कॉस्ट बिहेवियर जो है वो इसकी बैकबोन है कॉस्टिंग की। अब यहाँ पे मैं आपको कॉस्ट बिहेवियर का भी कॉन्सेप्ट कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे होंगे। अब आपको देखना यह है, समझने की कोशिश करें कि ये कॉस्ट कौन सी होती है? ये वेरिएबल है, ये आपका सेमी वेरिएबल होगी, क्योंकि जितना फिक्स है वो तो सेम होगा, फिर यहां से जो है आपका वेरिएबल शुरू हो जाएगा, तो ये सेमी वेरिएबल हो गया। तो अब यहां पे इसका मतलब ये है कि आपको देखना पड़ेगा। फिर हमने कहा था कि कॉस्ट बिहेवियर में क्या देखना पड़ता है? वॉल्यूम। अब देख लें तो क्या लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर 1, रिवाइज कैपेसिटी इज। अब मैंने यहाँ पे जानबूझ के 90% ताकि थोड़ा सा इसके अंदर एक, वरना 90% की जगह पे मैं देख सकता करंट वॉल्यूम इज 9000 यूनिट्स। पिछले साल जो है वो 80% था, 8000 यूनिट्स। तो वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी दे सकता है, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स भी दे सकता है। बात तो यही होगी ना। अब मैं इसको 90 को क्या अज्यूम करूंगा? मेरे 90 यूनिट्स हैं, ठीक है ना। अब आप उसको यूनिट्स पे कन्वर्ट कर दें, 90,000 ले लें, 9,000 ले लें और 8,000 ले लें, 80,000 ले लें, बात एक ही रहेगी, ठीक है। हाँ, हम वही करेंगे, 90-80 पे काम करेंगे, ठीक है, या किसी भी। तो पिछले साल का कैपेसिटी कितनी थी? 80%। इस साल की कैपेसिटी कितनी है? तो कंसीडर करना जरूरी है या नहीं है? ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे बताइए कि कैपेसिटी का इफेक्ट इन तीनों में से किसके ऊपर आएगा? वेरिएबल का आएगा, फिक्स के ऊपर। वॉल्यूम का इंपैक्ट नहीं आएगा, दूसरी चीजों का आ सकता है। अच्छा, के लिए अभी तो आप लोग नए नए हो, वैसे थोड़ा, क्या वॉल्यूम का इंपैक्ट आ सकता है फिक्स के ऊपर? जब आपको देखें, पूरी कॉस्टिंग के अंदर आपका आंसर होना चाहिए नो, अनलेस अगर आप बार बार इसको लेके आ जाओगे तो गड़बड़ कर जाओगे, आपका नहीं होता बस। लेकिन होता कब है कि देखिए, फिक्स ओवरहेड एक कैपेसिटी, एक पीरियड तक फिक्स होता है, एक पीरियड तक और एक कैपेसिटी तक फिक्स होता है। तो जब तक हमें कुछ ना कहा गया हो तो इसका मतलब हम उसी कैपेसिटी के दरमियान घूम रहे हैं। अगर मेरी कैपेसिटी 100% थी और 120% हो जाएगी तो मेरा फिक्स भी चेंज होगा, ठीक है ना। अब वो कैसे होगा, क्या इसका कॉस्ट बिहेवियर होगा, वो एग्जामिनर आपको उस सवाल में देगा। तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट बिहेवियर। तो अब हम क्या यहाँ पे सीखना चाहेंगे कि कौन सी कॉस्ट क्या है, तो कुछ अजम्पशंस भी लेनी पड़ेंगे, ठीक है ना, कुछ अंडरस्टैंडिंग भी लेनी पड़ेगी। तो अब मुझे फुल तवज्जो के साथ सोच के, हर बात सोचे उसको, फिर मुझे बताइए इनडायरेक्ट मटेरियल। अब मैं चीज ये देखना चाह रहा हूँ, ये फिक्स है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल? फिर वेरिएबल है। तो फिर मैं वेरिएबल। इसको इनडायरेक्ट मटेरियल को वेरिएबल अज्यूम कर लेता हूं। ये वेरिएबल है तो मुझे बताइए क्या कॉस्ट आएगी इस साल? अगर ये वेरिएबल है तो 168,750। पिछले साल कितनी थी? 1,50,000 थी। तो क्या इसके ऊपर वॉल्यूम का इंपैक्ट आएगा? यस आएगा। 80, 168, 750। इनडायरेक्ट लेबर फिक्स है सर। अब आपको लॉजिकली सोचना है ना कि बिहेवियर वाइज ये क्या होना चाहिए इनडायरेक्ट मटेरियल। फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट मटेरियल में नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली आपका फॉर एग्जांपल जैसे ये है, टेबल बन रहा है, अब इसमें ग्लू यूज हो रही है, नेल यूज हो रही है, जितनी प्रोडक्शन होगी तो इतनी ये चीजें यूज होगी। तो फिर नॉर्मली क्या होता है? ये वेरिएबल होता है, ठीक है, नॉर्मली। तो इसी तरीके से तो मैं आपको यहाँ पे एग्जामिनर बहुत ज्यादा इस लेवल पे नहीं जाता, लेकिन कॉस्टिंग का स्टूडेंट के लिए ये जर्नी शुरू करने से पहले आपको ये सारी नॉलेज होना जरूरी है। यस, यहाँ पे बताइए
इसको मैं, दो आवाज आई और बाकी सबकी नहीं आ रही। सर फिक्स है, फिक्स। फिक्स हम इसको ले लें। उसकी वजह क्या है? उसकी इनडायरेक्ट लेबर होता क्या, अगर वो पता हो तो आपको असम्पशन लेने में आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरे यहाँ पे जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैनेजर्स हैं, क्या उसकी तनख्वाह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के होने और ना होने से नहीं बढ़ेगी? तो देयरफॉर नॉर्मली वो क्या होगा? फिक्स। इसके लिए ये फिक्स होगा, ठीक है ना। तो अगर ये फिक्स है तो क्या वॉल्यूम का इंपैक्ट आएगा? नहीं आएगा। ये है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट बिहेवियर। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। हाँ, नहीं हम देखें, हम क्या बात कर रहे हैं ओवरऑल, हमारे पास पर यूनिट तो डेटा नहीं दिया हुआ ना। तो हाँ, तो हम फिलहाल उस चक्रों में ना पड़ेंगे। पर यूनिट जो है वो आपके पास चेंज होती है, फिक्स ओवरऑल सेम रहती है, ठीक है ना। तो सेम रहेगी। हम पर यूनिट की तो फिलहाल यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब ये झगड़े वाली बात है। अब देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि 100% प्रोपोर्शनलिटी चेंज होती रहेगी, उसको तो हम क्या ले लेंगे? वेरिएबल। और कुछ ऐसी होगी कि प्रोपोर्शनलिटी चेंज, और अगर उसके अंदर कोई चेंज होगा तो आपको सवाल में दिया हुआ होना जरूरी है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे सफाई हो रही है, कलर हो रहा है, सब कुछ है। तो अगर यहाँ पे 50 बच्चे बैठे हुए तो क्या सफाई में चेंज आ जाएगी? और अगर 100 बच्चे बैठे होंगे तो क्या सफाई में चेंज आ जाएगी? नहीं। तो इसका मतलब है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता है, या नहीं? तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं होता। अब मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पे कुछ असम्पशंस भी लेनी पड़ेंगी, कुछ तो होगा बिल्कुल स्ट्रेट और कुछ आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, असम्पशंस होगी। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं इसको? अज्यूमिंग फिक्स। और अगर फिक्स लिया है तो, और जब अंदर को बता दिया फिक्स है तो इसका मतलब है कि ठीक है, आपने बता दिया कि मैंने इसको अज्यूम किया हुआ है कि ये फिक्स है। और फिक्स है तो क्या होगा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,60,000 सेम होगा। इंश्योरेंस के बारे में लास्ट बुलेट दिया हुआ है। अच्छा, पहले तो मुझे बताइए कि इंश्योरेंस क्या है? फिक्स है सर, फिक्स है। फिक्स है। इंश्योरेंस फिक्स होता है नॉर्मली। आपकी बिल्डिंग है, चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें, इंश्योरेंस रॉ मटेरियल है। तो नॉर्मली जो है ना, हमारी ओवरऑल इंश्योरेंस होती है, सिर्फ रॉ मटेरियल की नहीं होती। तो इसके लिए इंश्योरेंस नॉर्मली क्या होता है? फिक्स होता है। अब इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि ये सवाल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो आपको यहाँ पे मैं क्या नंबर 1 सिखा रहा था? वॉल्यूम का इंपैक्ट, कॉस्ट बिहेवियर। कॉस्ट बिहेवियर के साथ साथ आपको ये इंटरप्रेट करने भी तो आना चाहिए कि फिक्स है या वेरिएबल है ना जी। तो इंश्योरेंस के बारे में आखिरी में क्या लिखा हुआ, इसके बेसिस पे बताइए कितना आ रहा है? 126,000। बिल्कुल ठीक है। तो 1,40,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4.5, 126। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट फिक्स। डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल, वो नहीं आएगी सर इसमें। व्हीकल नहीं लेंगे, व्हीकल नहीं लेंगे, क्योंकि व्हीकल जो है वो एडमिन पर्पस के लिए यूज होती है, प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज नहीं होती। तो जागते रहना पड़ेगा ना। ये कौन सा दिल यूज किया? दूसरा वाला है अभी नहीं। लेबर इफिशिएंसी का जब हम लेबर की कॉस्ट पे आएंगे ना, वहां लेंगे। इसके ऊपर तो नहीं आएगा ना इम्पैक्ट। देखिए, अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने अपनी इस पूरी बिल्डिंग का और यहाँ पे सब चीजों का इंश्योरेंस कराया हुआ है। अब स्टूडेंट्स हो या नहीं हो, इंश्योरेंस देना पड़ेगा नहीं? तो क्या है, क्या वॉल्यूम के हिसाब से? हाँ हाँ,
नहीं, अब मुझे बताइए कि अगर उसका वॉल्यूम कम या ज्यादा, असल में होता है क्या, एक ब्रैकेट होता है, क्या थोड़ा बहुत कम हो जाएगा क्या इंश्योरेंस कम हो जाएगा? नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा तो क्या इंश्योरेंस प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाएगा? नहीं, कि उसका ताल्लुक डायरेक्टली यूनिट्स के हिसाब से नहीं होता, डायरेक्टली यूनिट के हिसाब से नहीं होता। और सिर्फ मैंने आपसे कहा कि स्टोर में भी सिर्फ वही आइटम थोड़ी है। और फिर आप किसकी बात कर रहे हो? डिपार्टमेंटल स्टोर की। नॉर्मल हम हालात में क्या होगा? इंश्योरेंस मोर और लेस सेम होगा, बिल्डिंग होगी, बाकी सारी चीजें होंगी, वो तो एक बहुत छोटा सा पोर्शन है ना। तो आपको नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज भी नहीं दी, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कुछ ये नहीं कहना कि इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा, इंश्योरेंस इंक्रीज और डिक्रीज होगा, तो आपको एग्जामिनर को मेंशन करना जरूरी होगा। कुछ ऐसे होंगे जो प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो रहे होंगे, उसको हम क्या ले लेंगे? वेरिएबल। कुछ होंगे बिल्कुल स्ट्रेट फिक्स होंगे, उसको हम फिक्स ले लेंगे। और जो प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं होंगे तो उसको हम क्या ले रहे होंगे? फिक्स। इस तरीके से डायरेक्ट लेबर का अभी करते ना। हाँ, नहीं, अगर तो ये कहता डिलीवरी व्हीकल, तो वो भी आपके सेलिंग एक्सपेंस में आता, ठीक है ना। व्हीकल, ये बेसिकली यार व्हीकल जो नॉर्मली है वो कौन ऑफिस के लिए यूज होती है नॉर्मली, ठीक है ना। आपको क्या लगता है कि मर्सिडीज जो है वो लेबर को लेके नहीं आने नहीं होती, ऐसी गाड़ियां जो है, या प्राडो जो है वो, हाँ, तो ठीक है, यहाँ पे मजदूर को दे दिया हम जैसे लोगों को, बाकी हाँ। अच्छा, अब आ जाइए, जागते रहना है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस ऑब्वियसली यहां नहीं आएगा। पावर फैक्ट्री का, देखिए कॉस्टिंग के अंदर जैसे हम करते थे ना वहां पे वेजेस और सैलरीज, यहाँ पे पता क्या होगा, अगर फैक्ट्री का अगर बिजली का बिल होगा तो वहां पे वर्ड यूज करेगा पावर, ऑफिस का अगर बिजली का बिल होगा तो वहां यूज करेगा इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो यहाँ पे पावर जो है क्या डिनोट कर रहा है? फैक्ट्री का। अब हाई एंड लो, अब ये सेमी वेरिएबल है, तो सेमी वेरिएबल के लिए जो है आपको हाई एंड लो मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी तक तो नहीं हुआ, हो गया, क्या बात है, फिर तो आप निकाले, ठीक है। ओए होए, छा गया, निकाले। तो यहां पे कौन सा पॉइंट है? सेकंड लास्ट पॉइंट। सेकंड लास्ट पॉइंट, आपको हाई एंड लो के लिए क्या चाहिए? आपको दो कैपेसिटी पे जो है, दो कैपेसिटी पे आपको ओवरहेड चाहिए और उसके बेसिस पे निकालते हैं। तो यहाँ पे दो कैपेसिटी दी हुई है, 70% के ऊपर पावर कितना है? 2,05,000। और 2013 में जो कैपेसिटी थी वो 80% थी, उस पर पावर कितना है? 2,20,000। ये बात की बात है, ये जो ना फिर कहता है कि पावर का रेट जो है वो 2014 में इंक्रीज हुआ है बाय 10%, ठीक है ना। एक मिनट के लिए उसको फिलहाल छोड़ दें तो देखिए आपकी क्या कॉस्ट आती है, और फिर अगर इसमें 10% को भी बाद में ऐड करके फिर देखें। ये मैं आपसे कह रहा था कि हाई एंड लो आपकी जान नहीं छोड़ेगा, और इस दफा मैं आपको नेक्स्ट लेवल तक हाई एंड लो को लेके जाऊंगा। जब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आगे बढ़ेंगे ना, तो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा इसकी और रिहर्सल करा दूं। तो आपको ये बहुत सारे टॉपिक में मिलेगा हाई एंड लो, सर और अलग से जो है वो 6 नंबर का सवाल भी आ सकता है हाई एंड लो, 6 नंबर या 8 नंबर। तो ये जान छोड़ने वाला नहीं है। सर माजिद ने कराया, मैं भी करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये तो चलता रहेगा, रिपीटेशन। सर ये कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो प्लांट पे डेप्रिसिएशन नहीं बढ़ जाएगा? नहीं, देखो बेटा, मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि अगर मेरी देखिए कहीं कहीं जो है ना प्रोपोर्शनेटली डेप्रिसिएशन बढ़ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ 10 साल इसकी लाइफ है, अब मैं अगर 10 साल के अंदर जो है वो ऑन एवरेज में 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूँ, अगर मैं किसी दिन 1,20,000 यूज कर दूं, बना लूं, या 80,000 बना लूं, तो क्या मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हो जाएगा? नहीं सर। नहीं होगा ना। तो असल चीज समझनी है कि अगर डेप्रिसिएशन जो है वो 100% हर दफा क्या यूनिट के बेसिस पे इंक्रीज और डिक्रीज होता है? द आंसर इज नो। लेकिन सर कैपेसिटी बढ़ी है तो एसेट खरीदा होगा तभी मैंने कैपेसिटी अभी बढ़ी आपको शुरू में कहा था कि हमारी पूरी कॉस्टिंग के अंदर जब भी हम बात कर रहे हैं तो
प्लांट की कैपेसिटी कितनी है? 1 लाख यूनिट बनाना। हम अभी भी कितने यूनिट्स बना रहे हैं? 90,000। हमारी कैपेसिटी इंक्रीज तो हुई है, लेकिन जो इसकी जो ओरिजिनल प्लांट कैपेसिटी थी उससे नहीं इंक्रीज हुई। समझे सही मेरी सर बात? आपका। जी जी। ये किसी का आया अमाउंट? सर पावर की वैल्यू होगी 148,500। आपने पहले 500 क्लास ली तो नहीं है? नहीं ली है। अच्छा, 2,48,500। अच्छा चलिए जी, 1,50,000। कोई बात नहीं, ये उसके ऊपर इशारा कर रहा है, इसका है, मेरा नहीं है। ठीक है, आपका तो आपका कितना है? दोनों का साथ है। सर दो लोगों का 148,500। 235। 238, 238,500। देखिए मेरे लिए जो असल चीज पता है क्या, 10 आंसर भी आएंगे ना मेरे लिए बेहतरीन है, क्योंकि आप पार्टिसिपेट तो कर रहे हो। और इससे आपको पता चल गया कि एक दफा करने से आप चैंपियन नहीं बन जाते, है ना? तो असल में एक दफा आप करते हैं, उसके बाद दोबारा देखने की कोशिश नहीं करते। सर थोड़ा यार क्या हो गया, थोड़ा वक्त 148,500। जाया करें। आता तो है। अब मैं आपको थोड़ी सी लॉजिक, पहले चलो निकालो थोड़ा सा, एक आध दो और फिगर आ जाए। 135। मैं कोशिश करूंगा आपको लॉजिक समझाने की, ताकि आपकी लॉजिक डेवलप हो जाए तो आपकी गलती कम से कम हो। $2,48,500। 1 मिनट के लिए इसकी तरह से इंसाइट लें प्लीज। अब सब कुछ छोड़ दो, मैं आपको एक, माजी साहब ने बताया, एक दफा मुझसे भी दोबारा समझ लें कि थोड़ी सी इसकी इंसाइट लें, फिर मैं इस सवाल पे आता हूं। देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास 10,000 की कैपेसिटी के ऊपर वेरिएबल और फिक्स, वेरिएबल जो है वो 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए आ गया, और फिक्स जो है वो 50,000 रुपए, 1.5 लाख हो गया। ठीक है ना, टोटल हो गया आपके पास 1.5 लाख। और अब मैं अगर कहता हूं कि मेरे पास 12,000 की कैपेसिटी है, तो ये 1,20,000 हो जाएगा और ये 50 ही रहेगा। आपने देखा होगा ना कि क्रिकेट के मैच में अगर कोई सेंचुरी बना देता है, तो अक्सर उसके रिमार्क्स में आते हैं कि यार मुझे बॉल बहुत बड़ा बड़ा नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो आपको बहुत बड़ा बड़ा नजर आना चाहिए, तो आपकी बात क्लियर हो। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूं कि देखिए है क्या, इसके पीछे कहानी क्या है। अब मुझे बताइए कि आपके पास ये चीजें नहीं दी हुई, यही होता है ना हाई लो में, ये दिया होता है, अब हम ये निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्योंकि मैंने इसको बड़ा बड़ा दिखा के इसके पीछे कहानी क्या हो रही है वो दिखा रहा हूं, तो आपको याद हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। अब मैं क्या कहता हूं कि हाई एंड लो का मतलब ये है कि ये हाई की अमाउंट कितनी होगी, 1,70,000 और 1,50,000। अब आपको बड़ा बड़ा नजर आना चाहिए। अच्छा, ये कितने यूनिट्स के ऊपर है? 12,000। ये कितने यूनिट्स के ऊपर है? 10,000। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों के अंदर जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, कौन सी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है? सिर्फ वेरिएबल। ये आपको बड़ा बड़ा नजर आना चाहिए, है या नहीं है? इन दोनों के दरमियान, अब आपके पीछे विजन के अंदर ये होना चाहिए यार, जो भी हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है इसमें से सिर्फ, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान जो इंक्रीज हुआ है 20,000, क्या इसमें कोई दो राय है कि ये सिर्फ वेरिएबल है? 100%। ये अगर आपको समझ में आ जाता है और ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, आपकी गलती नहीं होती, या रट्टा भी लगाने की जरूरत नहीं। दोनों के दरमियान जो इंक्रीज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, और वो क्या है? नॉर्मली। अब मेरा वर्ड यूज कर ले, नॉर्मली ऐसा होता है, हमेशा से नहीं। मतलब अगर इजी गोइंग है, पहला स्टेप है, और नॉर्मली यहीं पे दुनिया खत्म हो जाती है, दूसरे लेवल पे एग्जामिनर नहीं जाता, लेकिन जा सकता है, तो कभी होगा तो हम आपको लेके जाएंगे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, दोनों के दरमियान क्या होगा, किसकी वजह से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होगा? वेरिएबल की वजह से। कितना आया? 20,000।
दोनों की कैपेसिटी में कितना इंक्रीज हुआ? 2000। अब आप मुझे बिल्कुल 100% अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताइए कि ये 20,000 रुपए जो है वो क्या चीज है? वेरिएबल। कितने यूनिट की कॉस्ट है? 2000 है या नहीं? क्योंकि उनके दरमियान जो इंक्रीज हुआ वो 2000 यूनिट्स हुआ। और कितनी अमाउंट इंक्रीज हुई? और ये क्या टोटल है या सिर्फ वेरिएबल है? सिर्फ वेरिएबल है। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो मेरे पास 10 रुपए का रेट आ गया। और ये कौन सा रेट आ गया? वेरिएबल का रेट आ गया। कौन सा रेट आ गया? वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट आ गया। ये असल बात है। ठीक है। अब मेरे पास अगर ये डिटेल ना दी हुई होती और मैं निकालना चाहता तो निकल सकता था। तो रेट आ गया ना। क्या है? 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 का रेट आया? हाँ या नहीं? 10 का रेट आया। 10 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया? 1,00,000। टोटल कितना था? डिफरेंस क्या आया? 50,000। क्या आया? बैलेंसिंग फिगर। फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट यहां पे भी सेम होनी चाहिए। यहां पे भी हमने सेम रख दिया। फिर 10,000 मल्टीप्लाई 12,000, 12,000। 10 रुपए मल्टीप्लाई बाय 12,000 कितना आ गया? 1,20,000। इन दोनों को टोटल करें तो सेम आ गया। तो आपने सबसे पहले क्या निकालना होता है? वेरिएबल ओवरहेड रेट। और दो कैपेसिटी के दरमियान जो इंक्रीज हो रहा है वो कौन सी अमाउंट हो रही है? ये समझ में आना जरूरी है। तो ये रटने वाली बात नहीं है। ठीक है ना? ऐसा हुआ। अब हम इसी सवाल पे आते हैं। यस, इसी सवाल पे अगर हम आए तो इसी सवाल पे आए तो हमारे सर पास 148,500 कैपेसिटी जो है इस साल कितना था? आपके पास था 2,20,000। अच्छा, और पिछले साल की कैपेसिटी भी था 2,500। अब आपको जो मैं बात समझा रहा हूं, अच्छा यहाँ पे यूनिट्स की जगह पे कैपेसिटी दिया हुआ है, तो ये 80 के ऊपर था और ये 70 के ऊपर था। तो इसका मतलब है कि हमारे टोटल यूनिट्स कितने? 80 और 70 यूनिट्स। इसको यूनिट हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। अब मुझे बताइए, अब अगर ये बात आपको क्लियर होती है तो बात आगे बढ़ती है। इस दोनों के दरमियान जो इंक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ वेरिएबल की वजह से। ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए। तो कितना इंक्रीज हुआ? 15,000। कितने यूनिट्स इंक्रीज हुए? 10। तो पर यूनिट का रेट कितना आया? 1500। क्या आ गया? वेरिएबल ओवरहेड रेट। रेट पर यूनिट। अच्छा, अब क्या निकालना है इस साल के लिए? ठीक है ना? तो अब हम क्या करें कि अगर मैं फिक्स निकालना चाहूं तो किसी एक कैपेसिटी पे उठाऊंगा ना, या तो इसको उठाऊंगा या इसको उठाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको उठाता हूं। ठीक है ना? तो अगर मेरे पास टोटल कितना था? 1,70,000। अच्छा, वो एग्जाम वो कितना था? 2,20,000। 2,20,000 था ये। अभी एक मिनट पहले देखो, 2,20,000 था कितनी कैपेसिटी के ऊपर? 80 के ऊपर। तो इसमें से अगर मैं वेरिएबल माइनस कर दूं, वेरिएबल माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? फिक्स आ जाएगा। हाँ या नहीं? फिक्स आ जाएगा। तो कितना फिक्स आ रहा है? 1,00,000। इसको सभी एग्री कर रहे हैं? या वो इक्वेशन करते हो ना तो फिर आपको रट जाता है, तो फिर रटना जो है वो रिकॉल नहीं होता। लॉजिकली समझे कि क्या हुआ, ये फिक्स कॉस्ट निकला या नहीं निकला? टोटल में से वेरिएबल माइनस कर दिया तो क्या आ गया? फिक्स आ गया। ये फिक्स आ गया। वेरिएबल जो है, वेरिएबल इस साल की कैपेसिटी कितनी है? 90 की। पर आवर का रेट कितना था? पर यूनिट का 1500 वेरिएबल का रेट था। नहीं नहीं, एक मिनट, पहले इसको एग्री करें। इससे मल्टीप्लाई कर देता तो मेरा आंसर आ जाता। लेकिन फिर उसने एक कंडीशन क्या लगाई है? अब आखिरी वाली कंडीशन कहता है कि इस दफा 10%। तो क्या रेट की बात कर रहा है? ओवरऑल बिजली का नहीं बात कर रहा। क्या कह रहा है वो? ये नहीं कह रहा रेट पर यूनिट।
तो ये पर यूनिट का रेट है क्या, या पर यूनिट की कॉस्ट है क्या? नहीं, ये तो क्या है, फिक्स कॉस्ट है। रेट क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो चेंज किस में बात, टोटल में या सिर्फ वेरिएबल में? सिर्फ वेरिएबल में। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो नॉर्मल रेट से आ जाएगा। तो क्या नॉर्मल रेट लेना है? नहीं, 10% बढ़ा के लेना है। तो हम क्या करें, इंटू 1.1, या तो इसका 10% निकाल के इसमें ऐड कर दे, या 1.1 कर दे। तो अब थोड़ा सा ये भी समझे कि 1.1 तो कितना आ गया, 1 लाख। हाँ या नहीं? हाँ, वापिस ये बात समझ में आती है, ठीक है ना? ये आपका क्या था, इसमें से टोटल था, इसमें से मैंने क्या किया, वेरिएबल को माइनस कर। ये क्या है, टोटल, क्या माइनस कर दिया, वेरिएबल। तो मेरे पास क्या आ गया, फिक्स। ये बात सबको क्लियर होगी। फिर मैं वेरिएबल, ये तो फिक्स आ गया। वेरिएबल किस कैपेसिटी पे इस साल काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस साल का निकालना है। तो हमारे इस साल की कैपेसिटी कितनी है, 90%। सवाल में लिखा हुआ 90%। 90%, आप 90 यूनिट्स ले लें, ठीक है ना? हमारा पर यूनिट का रेट कितना है, 1500। 1500 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा इस साल का 90% पे वेरिएबल आ जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि वेरिएबल का रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है इस साल, कितने परसेंट से? बिजली का रेट बढ़ गया, कितने परसेंट से? रेंट नहीं बढ़ा, बिजली का रेट, दैट इज रेंट बढ़ा, ये वाला, ये सॉरी। तो ये कितना बढ़ गया, 10%। तो जो भी अमाउंट आया होगा उसका 1.1, तो आपके पास 148 आ गया। तो इसमें वॉल्यूम का भी इंपैक्ट आ गया और रेट का भी इंपैक्ट आ गया, ठीक है? वॉल्यूम का भी इंपैक्ट आ गया, इससे वॉल्यूम का इंपैक्ट आ गया, और यहाँ पे जो आपका 10% का रेट आया वो आ गया। हाँ, एट्टी माइनस, ये है ना कैपेसिटी हमारी। ये वाला जो अमाउंट है वो किस कैपेसिटी के ऊपर है, 70% के ऊपर। और नहीं नहीं, ये पहले का दिया हुआ है, उसने कहा कि 70% के ऊपर इतना था। आप अदर इंफॉर्मेशन में देखें, द पावर एट 70% इज एस्टिमेटेड एट 2 लाख। और पिछले साल की जो कैपेसिटी वो की थी 80% की। तो ये वॉल्यूम आ गया ना आपके पास। हाँ हाँ, वही वही वाली बात होगी। तो ये यूनिट्स हो गए आपके। तो ये यूनिट्स ही हो गए ना आपके पास। कैपेसिटी क्या होगी, या तो कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स दिए हुए हो, या कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दी हुई हो। तो अब आप टोटल करें तो कितना आ गया, 248,500। अगर मैं ये ना लेता तो नॉर्मल तरीके से हो जाता। साथ साथ मैंने इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट दे दिया। बाकी तो हाई लो, यहां तक तो मुझे पता है कि सबने सही कर लिया था, ठीक है ना? तो आपके पास ये बात समझ में आई। तो ये हमने हाई एंड लो को माजी साहब ने भी कराया, मैंने भी करा दिया। हाई एंड लो के अंदर पर 2 कैपेसिटी दी हुई होगी, दोनों कैपेसिटी का डिफरेंस निकालेंगे तो जो चेंज आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, वेरिएबल। उसको डिफरेंस ऑफ यूनिट से करेंगे तो वेरिएबल का रेट आ जाएगा। फिर हाँ, उस कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल में से माइनस करें तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। एक दफा बैठ के 3 मिनट आप सोचेंगे तो आपको रटने, असल में ये एरिया रटने वाला नहीं है। हाई एंड लो ऐसी जगह पे आपका नोटेड होना चाहिए कि ये रटने, अगर रट गया है तो फिर तो आपने कॉस्टिंग नहीं सीखी। ये रटने वाला एरिया नहीं है हाई एंड लो। और इसके ऊपर आपको यूट्यूब के ऊपर इतनी वीडियोस मिलेगी, वो यार वो आप रटे नहीं, फॉर्मूले से नहीं करें। टेन परसेंट कौन सा, ये वाला? नहीं नहीं बेटा, ये क्या है, वॉल्यूम है, और ये जो है रेट का इंक्रीज है। उसने क्या लिखा हुआ है कि रिवाइज कैपेसिटी इज 90%। तो हमने ये तो क्या हुआ है, वॉल्यूम लिया हुआ कि हमारा 90%। आप 9,000 यूनिट्स ले लो ना, एक तरीके से बात एक ही रहेगी।
तो ये अलग चीज है। आप कह रहे हो कि यहाँ पे भी 10% का इंपैक्ट ले लिया और यहाँ पे भी 10% का इंपैक्ट लिया, ये किसका इंपैक्ट लिया है? वॉल्यूम का। ये किसका लिया हुआ है? प्राइस का इंपैक्ट। तो दो अलग अलग चीजें है ना, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है और प्राइस भी इंक्रीज, दो चीजें। यस, और कोई? क्या मैं इतना बेवकूफ हूं तो मैं समझ लूंगा फिर भी आ गया समझ में? अभी भी दोबारा भी कराऊंगा और फिर दोबारा भी समझाऊंगा, ठीक है ना? तो याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रखेंगे तो दोबारा रिपीट तो होना ही है, ठीक है ना? कहीं ना कहीं किसी सवाल में ठोकूंगा तो फिर आप देखोगे कितने इंच की जो है छत है, ठीक है ना? क्योंकि आपने इसको बैठ के समझा ही नहीं होता। इसको एक दफा बैठ के समझ ले कि पूरी कॉस्टिंग के ऊपर अप्लाई होना है। इंपॉर्टेंट समझ में आ रही है? आप देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि फिक्स है या वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। फिर फिक्स का इंपैक्ट क्या होता है, वेरिएबल का इंपैक्ट क्या होता है। ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है। तो हम क्या समझ रहे हैं? एस्टिमेटेड ओवरहेड। मैं आपको लिस्ट दे देता हूं ओवरहेड, रेट निकाल लेता, आप कहते चलो खत्म। ये सवाल ये वो नहीं है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप कराने की कोशिश कर रहा हूं। और ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है सवाल, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारी। जी, पावर का बिल कितना आया? 248,500। क्या है ये? सेमी वेरिएबल। अब कोई ऐसी खास चीज आई और आपको लगता है कि यार ये रिपीट करने वाला है, दोबारा रिवाइज करने वाला है, उसके लिए मैंने आपसे क्या कहा था? हाईलाइट कर। तो थोड़ा सा काम जो है पढ़ते हुए एरिया के अंदर नहीं यार, आप हर एक के ऊपर हाईलाइटर्स क्या करें, ठीक है ना? इससे पता क्या होता है कि जैसे ही आप पेजेस पलट रहे होते हो तो फौरन जो है आपको, अच्छा यार पूरे सवाल में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बाकी चीजें तो चलो चल गई। तो 248,500। नहीं नहीं, ये तो हमने क्या किया कि हमने 80% के ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी थी, तो 80% के ऊपर वेरिएबल कितना था, यही करेंगे ना, वो निकाल। क्योंकि फिक्स क्या होगा, 70 में भी सेम होगा। पावर की कैसे वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कैसे, ये कह रहे हो? आपने कभी अपने जेब से बिल पे किया हो पावर, बिजली का, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाता कि वो सेमी वेरिएबल है या वेरिएबल है, ठीक है ना? हम तो कभी पे करते नहीं है। आप बिल को गौर से देखिएगा, उसमें जो है ना एक मीटर रेंट होता है, वो फिक्स होता है, वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता। और बाकी जितना आप वो जो यूनिट यूज करते हो वो चेंज होता है, टोटल बिल आता है। तो इज दिस फिक्स और वेरिएबल? सेमी वेरिएबल। ये सही है, तो ये सेमी वेरिएबल हो जाता है। इसी तरीके से सुन लें, जनरेटर की, जहां बहुत बड़े बड़े जनरेटर्स यूज होते हैं ना, तो जनरेटर में जो फ्यूल यूज हो रहा होता है, इतना यूज करोगे इतना फ्यूल यूज होगा। बाकी उसका डेप्रिसिएशन, उसका जो स्टाफ है उसकी मेंटेनेंस जो कर रहा है वो फिक्स होगा, ठीक है ना? तो वो भी क्या हो गया? सेमी वेरिएबल। तो ऐसे ही सेमी वेरिएबल जो है आपको बताया हुआ होगा कि पावर तो मैंने बिल्कुल प्रोमिनेंटली दे दिया। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस वगैरह के लिए तो यहाँ पे नहीं लेना, तो ये पॉइंट। ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड नहीं आएगा। ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड का मतलब सेलिंग एक्सपेंस। अच्छा, अगर मैं तफरी ज्यादा करता तो मैं लिखता इनवर्ड, तो भी यहां नहीं जाएगा, वो तो रॉ मटेरियल में जाएगा। ओवरहेड का तो पार्ट वैसे भी नहीं है, चाहे इनवर्ड हो या आउटवर्ड। अब एग्जामिनर को खुशफहमी है कि आपको सब कुछ पता है, ठीक है ना? तो यहाँ डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा। क्यों, आपने कभी क्या आपको सिखाया नहीं है उसमें आईए में और FAR1 में एग्जाम था, तो FAR1 में भी तो देखा था हमने कि इनवर्ड और आउटवर्ड। तो ट्रांसफर इनवर्ड, अगर आप एग्जाम है तो इसका मतलब है कि आईकेएफ ने आपको डबल सलूट करके कहा कि यू आर जीनियस। फिर हम कहते हैं एग्जाम दे और आता भी नहीं है, तो फिर तो यार चोर दरवाजे से आए आप। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी भी होती है और हमारी तो है ही।
जो बच्चा भी कॉमर्स का है, आपसे अगर मेंटरिंग लेता हो, अगर आप उसके साथ सिंसियर हैं और अगर कोई भले का काम करना चाहते हैं, उसको लाजमी कहा करें कि यार वो आईए की क्लास लेके आए। बिलीव मी और नॉट, अगर वो नहीं लेके आएगा तो, क्योंकि चलो चंद एक बच्चे हो तो चल जाता है, और अब यहाँ पे आईए की दोबारा रिपीटेड क्लासेस नहीं होगी। आप लोग के यहाँ तो जो ट्रांजिशन के अंदर थे उसकी रिपीटेड क्लास भी आईए की सब कुछ हो गया। अब तो क्या होगा, जैसे ही बच्चा आता है डायरेक्टली जो है, अब एक आध दो बच्चे के लिए तो जिसकी एग्जामिशन होगी, उसकी यार वो नॉलेज नहीं हो सकती जो आईए की अपनी यहाँ पे डिमांड है। तो हम कहते हैं आप ले लो, फीस का मसला आता है, हम आपको उसके अंदर एक सब्सटेंशियल कंपनसेशन दे देंगे, लेकिन क्लास लो। उसके बगैर हमने देखा कि जिन्होंने आईए पढ़ के R1 दिया था, मैं आपको बिल्कुल, उनका रिजल्ट 70% था, और जो बगैर पढ़े जो है आईए और डायरेक्टली उन्होंने क्लासेस ली और एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट 20-25%। ठीक है ना। अब हम तो कोशिश कर रहे होते हैं उसको पढ़ाने की, लेकिन बच्चा उसको सीरियसली नहीं पढ़ रहा होता, तो यहाँ आवर्स भी लग रहे हैं और वो पढ़ भी नहीं रहा। ये गैप इतना बड़ा है, तो इसलिए जो है, तो जो भी कॉमन ए लेवल्स का बच्चा है ना, अगर वो नहीं भी लेता तो नहीं, लेकिन ए लेवल्स वालों को भी हम कहते हैं कि यार क्योंकि तुम्हारा पिछला एजुकेशन का जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ का पैटर्न, इट इज बेटर कि आप भी जो है वो क्लासेस ले लिया करें, तो ये जरूरी है। एनी पहला पोर्शन, ये पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। पहला पोर्शन कौन सा कंप्लीट किया, एस्टिमेटेड ओवरहेड। अभी इन्फ्लेशन का इफेक्ट सुन लें, सवाल देने का और सवाल पढ़ने का तरीका सुन लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने इन्फ्लेशन का इफेक्ट यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, जरा देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू इंक्रीज इन परचेजेस, या गया या नहीं, फिर लेबर इफिशियंसी जो है वो, और ये मुझे बताएं एक बुलेट के अंदर दिया हुआ है, लेबर इफिशियंसी इज एस्टिमेटेड एट द रेट ऑफ एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड एट। अच्छा, अब ये किसका इन्फ्लेशन, सिर्फ लेबर का। अगर मैं इसको सेपरेट बुलेट में देता तो सबके ऊपर हो जाता, समझ आ रही है। अगर मैं आपको दी ओवरऑल एफिशिएंसी, तो मैं लिखता थी ओवरऑल इन्फ्लेशन इज 10%, तो फिर मैं क्या करता, हर एक कॉस्ट के ऊपर लगा रहा होता। यहाँ पे किसके साथ लिखा हुआ है, किस बुलेट के साथ, लेबर के साथ। और लेबर भी हम कौन सा अज्यूम कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर। जब भी कुछ ना कहा गया हो तो लेबर जब भी बात हो रही होती है तो हम डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं, दोनों चीजें। ठीक, वन 250 टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड फॉर 2014। अब हमें क्या चाहिए, दो बेसिस। किस किस बेसिस पे अप्लाई करना है, तीन बेसिस पे। मशीन आवर्स तो दे दिए मैंने आपको 1,00,000। डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल कौन सा, 2 मिलियन या कुछ और, क्योंकि 2014 का मटेरियल चेंज हुआ है। अब आपकी फिर एक एस्टिमेशन आ गई, तो देयरफॉर एस्टिमेटेड डायरेक्ट मटेरियल फॉर 2014, पिछले साल का कितना था, 2 मिलियन, निकाल के दो। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, सबका अमाउंट निकलना चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि कैलकुलेटर पे आपने निकाला और गलत हो, उसने उठा के चांटा मारा, नहीं मारा ना, तो डरते क्यों तो मेरे समझ में नहीं आता। मैंने आपसे क्या क्या हुआ है, कमिट द मिस्टेक, एक पॉइंट आएगा जहां पे आप मिस्टेक करना छोड़ दोगे, फिर आपसे मिस्टेक नहीं होगी। जब मिस्टेक ही करना नहीं सीखोगे तो आपकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकती। 2.25 2.25 21 पहले वाला,
दूसरा वाला, लॉक हो गया, ठीक है ना, दूसरा वाला। अच्छा तीसरा आया 1.9। अच्छा ऐसा आया होगा, सुन ले, एक मिनट आप सुने। मैं कोशिश करूंगा वर्किंग थोड़ी सी ना जरा प्रोफेशनल स्टाइल में अगर थोड़ी सी समझ लें। तो कितना था 2 मिलियन। एक बात समझ लें, ये मैं आपको इतनी बड़ी बात बता रहा हूं और बात कहने के लिए बहुत छोटी है लेकिन बात इतनी इंपॉर्टेंट है। ऑल वेरिएबल कॉस्ट, नॉट ओनली फैक्ट्री ओवरहेड, ऑल वेरिएबल कॉस्ट will take the effect of volume, will take the effect of volume। आगे आप जाओगे ना सवालात के अंदर तो वहां पे आपको एक जगह बता देगा, आप एक जगह लोगे दूसरी जगह लोगे, सर यहां तो लिखा हुआ नहीं है। तो जितनी भी वेरिएबल की आइटम्स होती हैं उन सबके ऊपर वॉल्यूम का इंपैक्ट लाजमी आता है। तो मटेरियल वेरिएबल है या नहीं है, वेरिएबल है, तो उस पर वॉल्यूम का इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा। अब बात कितनी छोटी सी है लेकिन है ना इंपॉर्टेंट। आपने कहा तो वो तो वहां पे आ गया, यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा। तो देयरफॉर 2 मिलियन जो है वो किसके ऊपर था, 80% के ऊपर था। अब कितने परसेंट कैपेसिटी पे काम करना है, 90 के ऊपर। हाँ बोल, अभी ले रहे ना, अभी खत्म कर, अभी तो एक चीज का इंपैक्ट आया, ठीक है ना। बूढ़ा हूं थोड़ा सा स्लो चलता हूँ, ठीक है। तो ये किसका इंपैक्ट आया, वॉल्यूम का। अब हम पढ़ते हैं कि और क्या क्या चीज के बारे में कहता है। तो कह रहा है कि ड्यू टू इंक्रीज इन परचेज, जब हम ज्यादा यूनिट्स खरीदेंगे 90% के लिए तो हमें ओवरऑल डिस्काउंट मिलेगा कितने परसेंट, 5%। तो इसका मतलब है कि अब जो प्राइस होगी वो कितनी होगी, 95%, ठीक है। तो देयरफॉर, तो इसका मतलब है कि मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज राइट। देखिए एक मिनट, हम यहाँ पे कोई क्विज प्रोग्राम नहीं चला रहे, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आना चाहिए। आप मुझे बताएं सेंस है तो बहुत एक दफा अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग ले, आगे जाके जब भी अप्लाई करना पड़े इसके ऊपर टॉप अप, तो आप उसके ऊपर टॉप अप समझ। लेकिन हमारे ये बेसिस ही नहीं तैयार होते तो फिर आगे कैसे कैलकुलेशंस करोगे। मेरे लिए जिंदगी रखना इतना आसान काम था कि मैं आसान सवाल उठा, अगला सवाल है क्या है कि उसने डायरेक्टली ओवरहेड दिया, आपने लिस्ट बनाया, रेट निकाला और अप्लाई कर दिया। मैंने यहाँ पे पीछे गया और एस्टिमेशन करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। ये कुछ जो ना कि फॉलोइंग फैक्टर्स, ये फैक्टर्स आ गए। तो हमारा ये क्या निकला, 2014 का एस्टिमेटेड ये भी निकला। एस्टिमेटेड अब क्या चाहिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर 2014 कितना था पहले, 1,600,000, 1,600,000 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 90। क्या है ये, वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर इसका इंपैक्ट आएगा। मैंने क्या कहा कि हर वेरिएबल के ऊपर वॉल्यूम का इंपैक्ट आएगा। तो ये वेरिएबल था, ये वेरिएबल था, ये वेरिएबल था, इसके ऊपर वॉल्यूम का इंपैक्ट आया। बाकी और कोई वेरिएबल नहीं था, उस पर इंपैक्ट नहीं आया। डायरेक्ट लेबर ये गार्ड वार्ड जो डायरेक्टली काम कर रहे होते हैं, तो डायरेक्ट लेबर की ओवरऑल अजम्पशन क्या होती है, वो वेरिएबल होती है। फिक्स अगर होगा तो बताएगा, तो उसकी वो एक्सेप्शन है। नॉर्मली क्या होगा
मैं नहीं कह रहा कि फिक्स नहीं हो सकता, फिक्स हो सकता है, लेकिन फिक्स इज एन एक्सेप्शन, हमको मेंशन करेगा। अच्छा आगे देखें, अब मेरी बात तवज्जो के साथ सुने। फिर क्या लिखा हुआ है, लेबर एफिशिएंसी इज 10%। क्या मतलब, तो 1.1 या 0.9, अब लेबर एफिशिएंसी बढ़ रही है तो कॉस्ट कम होगी या बढ़ जाएगी, कम होगी ना। अब ये भी समझ में, अच्छा बढ़ रही है तो बढ़ा दो भाई, एफिशिएंसी बढ़ रही है, कॉस्ट, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो फिर तो फायदा ही नहीं हुआ, या तू पुराने लेवल पे काम कर अपने औकात पे, ठीक है ना। तो 0.9, और क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट 1.07, ये किसका इंपैक्ट लिया, वॉल्यूम का, ये किसका इंपैक्ट लिया, एफिशिएंसी का, ये किसका इंपैक्ट लिया, एफिशिएंसी का। 173,400, ओके ठीक है, राउंड ऑफ वगैरह का इंपैक्ट लेंगे। ये क्या आ गया, अच्छा आइए, फिर मांगा क्या है, देयरफॉर फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स, फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स, मशीन आवर तो दिए हुए ना नीचे, मैंने वो ब्रैकेट में जो लिख दिया 1,00,000 घंटे। यस, नंबर 1 ए, कौन से बेसिस पे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिस, जब भी कॉस्ट होगा परसेंटेज में आंसर आएगा, बेसिस अगर आपका कॉस्ट होगा तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेसिस। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेसिस। अब ये भी पूरे साल का, ये भी पूरे साल का, ठीक है ना। तो एस्टिमेटेड ओवरहेड कितना आया था, 1,133,250। एस्टिमेटेड कौन सा बेसिस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 2,137,500 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में 53.01% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्या कह रहे हैं हम, जिस जॉब के ऊपर 100 रुपए का मटेरियल लगेगा उसके ऊपर 53 रुपीज ओवरहेड लगना चाहिए, ये हम कहते हैं रेट, दैट इज द रेशियो। इसी तरीके से बी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिस, ये भी क्या आएगा, कॉस्ट है तो परसेंटेज में आ जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, एस्टिमेटेड ओवरहेड, एस्टिमेटेड ओवरहेड इज 1,133,250 डिवाइडेड बाय 1,733,400 मल्टीप्लाई बाय 100, 37% of direct labor cost. C, machine hour basis, मशीन आवर बेसिस, तो ये क्या आ जाएगा, पर आवर आ जाएगा, ये परसेंटेज में नहीं आएगा। तो देयरफॉर एस्टिमेटेड ओवरहेड 1,133,250 divided by 1,00,000 hours is equal to 11.33 round off, तो रुपीस पर आवर। तो आप मुझे बताइए कि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग है ना, तो ये सिर्फ सवाल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे जो बिट एंड पीसेस थे। आप देखें ना, हमने क्या सीखा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिक्स वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल,
फिर उसका अफेक्ट ऑन एस्टिमेशंस तीनों का वो सीखा, फिर इसके बाद इन्फ्लेशन वगैरह का इफेक्ट वो सीखा, देन रेट निकालने का। ये अब ये सारी चीजों से के बेसिस पे अगर हमारा रेट आएगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, रीजनेबली एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो विल कंटिन्यू विद दिस एस्टिमेशंस। बाद में बताऊंगा। सर ये मैं जो वीडियो डायरेक्ट बनाता हूँ ना जाके, फिर इसके बाद आपको मिल जाएगा। सर ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की जो परसेंटेज आई है इसकी इंटरप्रिटेशन बता दें। ऐसे क्या नेगेटिव नहीं होगा, वो क्या होगा 125%। ये भी हो सकता है ना, क्या आपका मटेरियल 100 रुपए लगे और ओवरहेड जो है वो 125 रुपए लगे, हो सकता है, वो नेगेटिव नहीं होगा। परसेंटेज जो है वो 100 से ऊपर आ जाएगी, होता है बिल्कुल। चले एक आध दो नाम आप गैस कर लें। सर नहीं हमारे इसमें से नहीं है। कल मैंने सर फहाद से पूछा गैस है, तो बोला सर बड़ा मुश्किल है, आप खुद बता दें। लेकिन उन्होंने पहला नाम दिया वो सही था, सर फहाद का। मैंने कहा यार, क्योंकि ही न्यू, मैंने कहा ना कि टॉप ऑफ द लाइन जो है मैं, असम अदनान रऊफ वाज ऑन माय कार्ड कि मैं उनको भी ऑन बोर्ड ला सकता हूं। लेकिन अदनान रऊफ का एक इशू ये आता है, जो आप लोग जो है ना पंगा करते वो कि ऑनलाइन सर हमें तो फिजिकल चाहिए, ये है वो है, तो जब एक चीज मिल जाती है तो दूसरे नखरे शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन मैं आपको जो दे रहा हूं ना, खालिद पेटीवाला के पास भी गया था मैं, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। असल में देखें, खालिद पेटीवाला ने भी जो है ना वो ये कहा कि सर देखें अब हम वो नहीं रहे जो पहले थे। तो खालिद पेटीवाला के साथ भी जो ना मुझे कंप्रोमाइज इसलिए करना पड़ता है कि असल में खालिद पेटीवाला इज सच ए गुड टीचर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट उन्होंने अपने आप को कन्फाइन क्या कर दिया हुआ है कि वो जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने OHP के ऊपर, सॉरी मल्टीमीडिया के ऊपर वो सारी चीजें कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा उनका, लेकिन बहरहाल ही इज अनडाउटेडली नो मैच, जो आपने सही कहा है। ठीक है ना, तो रिजवान मनाई जो है, तो रिजवान मनाई जो है वो पिछले 1-2 साल पहले जो है, मतलब और कोई टीचर ही नहीं था रिजवान मनाई के अलावा जो टॉप नॉच जो टीचर्स में से थे। तो रिजवान मनाई की मंडे को जो है वो, अगर आप कोई भी, तो मतलब 2 क्लासेस में देता हूँ ना, उसके बाद आपको मेरी जो वो है नहीं, वो दोनों टैक्स जो है वो टैक्स के ही इज मोर एक्सपर्ट देन कॉर्पोरेट, एंड मतलब कॉर्पोरेट भी है और टैक्स भी है। तो जब आप उनसे पढ़ोगे और इंशाल्लाह मतलब फिर आपको फाउंडेशन लेवल पे जो है ये कॉम्बिनेशन वो नहीं मिलती। असल में वो फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाते ही नहीं, पहले कभी थोड़ा बहुत पढ़ाया, असल में वो पढ़ा रहे होते हैं फाइनल लेवल। तो मेरी रिक्वेस्ट पे जो है ही एग्री टू दैट कि मैं पढ़ाऊंगा, तो इंशाल्लाह। तो नहीं असल में देखें, असल में जो इनकी स्पेशलिटी है ना सर अजीम की, वो मैं आपको बताया कि एक टीचर, असल में सर अजीम को इवन सर मनाई भी रिप्लेस नहीं कर सकते, ये मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ। सब्जेक्ट टू सिर्फ ये है कि ही डोंट एंजॉय द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वेरी मच। इनसे आप थ्योरी की जितनी टेक्निकल चीजें करोगे ना, तो वो मतलब वो एंड तक लेके चले आएंगे, और वो जो होगी वो अथॉरिटी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन वो ये एरिया जो है, तो जब मैं ये एरिया परफेक्ट करा देता हूँ और वो एरिया उनका परफेक्ट हो जाएगा, तो फिर मुझे बताएं कि मसला कहाँ रहता है। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह अब जो कॉम्बिनेशन बनती है ना आपकी, उसके बाद जो है वो स्टूडेंट को मतलब फिर कोई इशू नहीं रहता। तो इंशाल्लाह देखते हैं। तो अब आपके तीनों लॉज जो है वो अल्लाह ने चाहा तो
मतलब उसमें कोई जैसे बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, तो मर्केंटाइल लॉ आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। और जब सर तनवीर यहाँ पे आ जाएंगे तो उसके बाद उसके अंदर और टॉप अप हो जाएगा, तो एंड सो ऑन। तो एनी हाउ, तो लेट अस सी एंड विल सी कि हाउ दीस थिंग्स आर गोइंग ऑन।